नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा एमडी सीडी सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने वीडियोस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के संख्याओं के प्रकार और संख्याओं के योग के विषय में हमने पढ़ लिया है। आज नंबर सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। आज तक रेलवे और स्टेट के एग्जाम्स, जितने भी राजस्थान स्टेट एग्जाम्स हुए हैं, अदर स्टेट एग्जाम्स हुए हैं, उन सब में सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विशेष रूप से कथन बनते हैं कि इनके जो गुण है, इनके आपस में जो संक्रियाएं हैं, उनसे बनने वाले जो परिणाम है, उनके विषय में इनके कथन अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है। आइए दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए टेबल में हम देख लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट का छोटा सा वो है, इनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे सबसे पहले तो हम कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये है क्या। अगर हम बात करें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसका भाग है। ये सब वास्तविक संख्याओं का भाग है। अब वास्तविक संख्याओं के 2 विभाजन जब हमने किए थे वहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, तब बात की थी कि हम इन्हें विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज वो समय आ गया है। देखिए अब आप करना क्या है, हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग अलग करना है कि वास्तविक संख्याओं के जो 2 भाग है परिमेय और अपरिमेय, उनमें क्या अलग है कि उन दोनों भागों को अलग रखा गया है। देखिए परिमेय का मतलब होता है परिमिति अर्थात सीमितता, या ये कह सकते हैं कि फिक्स वैल्यू। सबसे पहली चीज इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो फिक्स वैल्यू से होगा अपरिमित, अपरिमेय जिसका कोई परिमाण नहीं है अर्थात जिसकी कोई फिक्स वैल्यू। सबसे पहले तो हम इसका शाब्दिक अर्थ समझ चुके हैं। परिमेय का मतलब होता है जिसकी फिक्स वैल्यू हो, अपरिमेय अर्थात जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो। अब हम बात करते हैं इसकी गणितीय परिभाषा की। तो इसकी गणितीय परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए वह संख्याएं जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसे हम समझेंगे, पहले से भी देख लीजिए। अपरिमेय संख्याएं क्या होगी, जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखिए परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0। अब P बटे Q से तात्पर्य क्या है? P बटे Q से तात्पर्य है हमारा भिन्न के रूप में लिखने से। जब हम किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो उसमें एक अंश और एक हर होता है। जब अंश और हर के रूप में हम उसे लिख देंगे तो क्या होगा, वो एक निश्चित भाग हो जाएगा किसी न किसी संख्या का। जैसे मैं लिखता हूं 2/5, समझना, अगर मैंने 2/5 लिखा है अर्थात 5 का 2वां हिस्सा या 5 का दूसरा भाग। अगर किसी भी चीज के हम 5 हिस्से कर दे तो उनमें से 2 भाग क्या है, इस भिन्न का है, अर्थात इसका कोई फिक्स वैल्यू हुई। अगर मैं लिख दूं 1 तो इसको भी मैं 1/1 लिख सकता हूं, इसे भी भिन्न के रूप में लिखा पूरा 1 भाग। अगर मैं लिखूं 0.5 अर्थात फिक्स वैल्यू है कितना, आधा भाग, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1/2। अगर मैं लिखूं 0.11 तो मैं इसे लिख सकता हूं 11/100। तो जिन जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। लेकिन जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल लीजिए √2 की वैल्यू होती है 1.414 और इस तरह से ये आगे चलती रहेगी। और जब तक ये वैल्यू आगे चलती रहेगी, सबसे मेन चीज क्या है इसके अंदर, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब देखो, न तो ये रुकेगी और न ही ये रिपीट होगी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है
उसकी वैल्यू फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि डैश डैश में लगातार चली जा रही है, हमें नहीं पता कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो हम इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो रूट के अंदर ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता है, वो सभी क्या है? अपरिमेय है। पहली चीज समझे। दूसरी चीज, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी अपरिमेय है। कौन कौन सी? जैसे 0.01, 001, 0001, इस तरह की हमने पहले भी पढ़ी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट होती है और नहीं रिपीट। तीसरा, हम वृत्त के अंदर पढ़ते हैं पाई को, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अर्थात अपरिमेय है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और जब 22/7 अगर हम लिखें तो ये क्या होनी चाहिए? अपरिमेय होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्याएं जो है उसके अंदर पाई को काउंट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 भी नहीं होती है। हम लोगों ने प्रयोगों के द्वारा अपनी आसानी के लिए इसे 22/7 मान लिया है। अगर हम सीधा 22/7 लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगी? अगर आपसे पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तो परिमेय है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं है। इसे हमने प्रयोगों के आधार पर निकाला है। वृत्त की परिधि से गणनाएं करके, प्रयोग करके हमने इसे निकालने का प्रयास किया था। उससे हमारी वैल्यू आई थी 3.14, आगे भी कुछ समथिंग, और उसे हमने क्या मान लिया? 22/7 मान लिया। सिर्फ इतना डिफरेंस है। आप लोग देखिए, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। अच्छा, हमने एक चीज लिखी है यहाँ पर, Q नॉट इक्वल्स टू 0। मैं परिमेय संख्या का एक उदाहरण लेता हूं। क्या 0 परिमेय है? ठीक है, क्या 0 परिमेय है? ये इसका एक उदाहरण है। अब देखो 0 परिमेय है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है Q नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए 0 का मतलब Q 0 नहीं है, 0 का तात्पर्य है 0/1। तो P तो 0 हो सकता है, P/Q के रूप में लिखना है। Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। अब आप कहेंगे सर Q 0 क्यों नहीं हो सकता है? उसका रीजन भी मैं आपको दे दूं। जब हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं, आप देखिए Q 0 क्यों नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देके आपको दिखा देता हूँ। जब हम P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो P 0 हो सकता है, इसको 0/Q आप लिखोगे तो आंसर बनेगा आपका 0। लेकिन अगर Q 0 हो गया, P/Q की जगह हम 0 लिखते हैं, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे आंसर आएगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की कोई फिक्स वैल्यू होती है नहीं। जब इसे किसी भिन्न की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए, तो उसकी फिक्स वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए हम परिमेय नहीं कह सकते, वो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, या ये भी कह सकते हो कि अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा। इनके एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिए। जिन जिन संख्याओं को हम किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ करके P/Q अर्थात भिन्न के रूप में ला दे, वो सब परिमेय है। और जो ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लेकर के आ सकते, वो सब अपरिमेय है। उदाहरण मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस साथ के साथ करेंगे, इसके बाद हरों का परिमेयकरण सीखेंगे और संख्याओं को परिमेय में बदलना, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है उनको परिमेय में बदलना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चनों को पहले इसलिए लिख लेते हैं टॉपिक को समझने के बाद कि हमारा ये जो लिखने का समय है ये बचे, हम सीधे प्रश्नों को समझें, आप लोग नोट करें और आगे बढ़ें। देखिए, हमने पढ़ा भी संख्याओं में परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, उनके उदाहरण लिए, उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हम लेंगे 3-4। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव वाली क्लास होगी उसके अंदर काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन वैसे भी ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, इनमें हम इसके प्रश्न लेंगे, इसके बाद इनके गुणधर्मों के विषय में चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 4 में से 3 संख्याएं क्या है? अपरिमेय है, शेष एक संख्या परिमेय है जिसे हमें निकाल करके लाना है। देखिए, पहली संख्या 1/√7, 1 के बटे में √7 लिखा हुआ है, और √7 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल फिक्स नहीं है, अर्थात ये तो क्या है? अपरिमेय है। जब ये अपरिमेय है √7, तो ये भी अपरिमेय है। √7 2 + √3, 2 तो परिमेय है, लेकिन इसके साथ में एक अपरिमेय संख्या आ गई, अर्थात ये भी क्या है? अपरिमेय है। यहां देखिए, 4 का रूट कितना होता है? 2, प्लस 1/9 का रूट कितना होता है? 3।
ये भी परिमेय हो गई और ये भी 1/3 भी परिमेय हो गई, अर्थात ये वाली जो है ये अपरिमेय नहीं है। रूट की वजह से आपको अपरिमेय लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसका रूट फिक्स वैल्यू देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से पाई है, पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पहली चीज आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को देखते ही टिक करने का प्रयास किया, ये प्रश्न आपका निश्चित रूप से गलत होगा, और ये प्रश्न शायद किसी एग्जाम में आया हुआ भी है जहां तक मुझे ध्यान है। आप इसे पूरा देखिए एक बार। निम्न में से पाई है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या या बी और सी दोनों? जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय भी तो वास्तविक का ही एक भाग है, अर्थात यह वास्तविक संख्या भी है, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर बनेगा बी और सी दोनों, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या के विषय में सत्य कथन है। क्या चाहना है आपको? सत्य प्रश्न कथन ढूंढना है अपरिमेय संख्या के विषय में। देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल हमने भी चर्चा की है, ये कथन सही है। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय को या परिमेय को? देखिए, p/q के रूप में हम परिमेय संख्याओं को लिखते हैं, जबकि अपरिमेय अर्थात जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है उन संख्याओं को क्या करेंगे, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात ये कथन भी सही है, यानी कथन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हमने परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की है। परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ प्रश्न और हैं, लेकिन उससे पहले हम इनकी छोटी छोटी जो विशेषताएं हैं उनको समझ लेते हैं। विशेषताएं कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की आपस में जो क्रियाएं होती है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह, उनको हम समझते हैं और उससे प्रश्न निकालने का प्रयास करते हैं। किस तरह से, देखिए, आप लोग चाहे तो नोट डाल करके भी लिख सकते हैं, इतना कोई ज्यादा लेंथी मैटर नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या की संक्रिया, अगर जहां मैं संक्रिया लिख रहा हूं वहां पर किससे तात्पर्य है हमारा, योग, व्यवकलन अर्थात घटाव, गुणन और विभाजन, इन सभी संक्रियाओं से क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अभी भी उदाहरण लिया था हमने, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसे, मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 + √3, 2 - √3, 2 √3 या 2/√3 या फिर √3/2। अब देखिए, मैंने कहा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की संक्रिया से, चाहे योग हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, परिमेय और अपरिमेय मिलाकर के हमेशा क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा, क्योंकि एक की लिमिट है, फिक्स है वैल्यू, एक की फिक्स नहीं है, दोनों मिलाकर के वैल्यू को भी फिक्स नहीं हो पाएगी। देखा, 2 क्या है, परिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है, दोनों को जोड़ा तो इससे बनने वाली नई संख्या क्या होगी, कोई फिक्स वैल्यू की नहीं होगी, क्योंकि 2 और √3 का है 1.7 और कुछ रेसेस रहेगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जब इसकी नहीं है तो दोनों के योग की भी नहीं रहेगी, वैसे ही इसके व्यवकलन की भी नहीं रहेगी। 2 √3 अगर गुणा में लिखा है तो इसकी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, अर्थात ये भी अपरिमेय हो जाएगी। 2/√3 और √3/2 भी सेम इसी तरह से अपरिमेय होगी। पहली चीज हमने नोट की। दूसरा, चलो हमने ये तो निर्धारित कर लिया कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो हमेशा क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। लेकिन यदि 2 परिमेय संख्याओं की संक्रिया करा दे तो 2 परिमेय संख्याओं की संक्रिया में, अब मैं बार बार वो योग, व्यवकलन, गुणन नहीं लिखूंगा। संक्रिया का मतलब सिंपल है कि आपको क्या करना है, कोई ना कोई क्रिया करवानी है। 2 परिमेय संख्याओं की संक्रिया में क्या प्राप्त होगा, हमेशा परिमेय ही प्राप्त होगी। क्यों, 2/5 लिख लीजिए, 2 + 2 लिख लीजिए, 2 + 7 लिख लीजिए, हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। आप इस तरह से लैंग्वेज बना सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तीसरा, 2 अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर परिमेय और अपरिमेय की क्रिया कराएंगे अपरिमेय मिलेगी,
दो परिमेय संख्याओं की संक्रिया कराएंगे, परिमेय मिलेगी। अब अगर इस तरह से हम देखें तो दो अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया कराने पर हमें क्या मिलना चाहिए, अपरिमेय संख्या मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कभी जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय को मिलाने पर परिमेय बने। कैसे, मैं एग्जांपल से बताऊंगा। देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया, दो अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया, इसके लिए आपको उदाहरण देखने हैं। कैसे, देखो, इन दो अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया कराने पर हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है या फिर अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। कैसे, एग्जांपल देखना आप। मैंने लिया एक संख्या तो ली 2√3, दूसरी संख्या भी मैंने लिख ली √3। ये एक अलग संख्या है और ये अलग संख्या है। अब देखना, इससे बनने वाली संख्या है। अगर इन दोनों को मैं लिखता हूं 2√3 प्लस में, अगर हम प्लस लिखते हैं इसको तो ये हो जाता है 3√3। ये किस संक्रिया से है, योग संक्रिया से। आप लोग थोड़ा डिटेल में लिख लें। 2√3 प्लस √3 क्या बन जाएगा, 3√3। ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, सेम उसी तरीके से 2√3 माइनस √3 क्या होगा, एक √3 बचेगा। ये भी क्या है, अपरिमेय है। अगर मैं लिखता हूं 2√3 इंटू √3, √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे 3 होगा और इंटू 2 6 हो जाएगा। ये क्या है, परिमेय है। अब देखिए, विभाजन करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर बचेगा, वो भी परिमेय है। पर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी स्थिति में क्या है, योग और व्यवकलन के लिए अपरिमेय होगी और बाकी के लिए परिमेय होगी। क्यों नहीं कह सकते, एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। 2√3 प्लस √6। अब देखो, प्लस में अगर आप लिखेंगे तो ऐसा ही रहेगा, इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। व्यवकलन में लिखेंगे यहाँ माइनस होगा, ये भी अपरिमेय कहलाएगी। आप देखिए कुछ जाकर के गुणा में 2√3 इंटू √6। देखो यहाँ पे √3 को अगर हम अलग करते हैं तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, 3 2 6 √2। फिर भी क्या हुआ, अगर हमने गुणन में लिया तब भी अपरिमेय संख्या है। तो ये डिपेंड करेगा आपके एग्जाम्पल के ऊपर कि संख्याएं क्या है, उन संख्याओं के बीच में कैसी संक्रिया हो रही है। हर बार आपको जरूरी नहीं है कि परिमेय ही प्राप्त हो या हर बार अपरिमेय ही प्राप्त हो। अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, सॉरी, अगर दो अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया कराएं तो हमें परिमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकती है। इन दोनों में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। जबकि यहाँ अगर दो परिमेय संख्याओं की संक्रिया, चाहे कोई भी हो, योग हो, व्यवकलन हो, गुणन हो, विभाजन हो, सभी में परिमेय मिलेगा। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय की कर रहे हो तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा। ये इसके कुछ गुणधर्म हो गए, इनके प्रश्न भी हम साथ में लिख लेते हैं। प्रश्न देख लेते हैं हम। मैंने सिर्फ 2 ही प्रश्न लिए हैं, प्रश्न मुझे और भी लेने थे, लेकिन फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी टॉपिक बचा हुआ है, थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ना है अपन को। तो 2 प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियोस में जब हम एमसीक्यू पढ़ेंगे उसमें फिर से जो बहुत सारे जो क्वेश्चन है उन्हें हम सम्मिलित कर लेंगे। यहाँ से समझना है हमें। देखिए, क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनिए। एक अपरिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा। एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से यदि हम गुणा करें तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, या परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या प्राप्त होगी, या परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई एक प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। देखिए, आप कोई भी 2 अपरिमेय संख्या ऐसे हो सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि 2 अपरिमेय संख्याओं का कोई ना कोई पार्ट सिमिलर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर सिमिलर होगा तो हो सकता है हमें एक उदाहरण में परिमेय प्राप्त हो जाए, लेकिन अभी भी हम पढ़ करके निपटे हैं कि कुछ ही उदाहरणों में हमें परिमेय प्राप्त होती है, कुछ में अपरिमेय प्राप्त होती है। तो हमें सीधा ये ध्यान में अगर है तो उदाहरण लेने की जरूरत ही नहीं है कि कुछ उदाहरणों में परिमेय जबकि कुछ में अपरिमेय प्राप्त होती है। देखो, कंफ्यूज कहाँ होंगे आप लोग। हमें पता है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय तो प्राप्त नहीं होगी, और अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर कुछ स्थितियों में परिमेय भी प्राप्त होती है। जैसे √2 को 2√2 से गुणा कर दिया तो √2 और √2 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय दोनों कैसे प्राप्त हो सकती है एक साथ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, परिमेय या अपरिमेय प्राप्त होगी। दूसरी चीज, अपरिमेय संख्या को शून्यतर परिमेय संख्या से, शून्य के अलावा, यहाँ शून्यतर शब्द क्यों लिखा है अभी मैं उदाहरण देकर के समझाऊंगा।
एक अपरिमेय संख्या को शून्यतर परिमेय संख्या से गुणा करने पर, देखिए अपरिमेय संख्या को शून्य को छोड़कर अन्य किसी भी परिमेय संख्या से गुणा कर दे। हम लोगों ने लिखा था कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या के साथ संक्रिया जो होती है उसमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन यहां हमने शून्यतर शब्द लिखा है, क्यों? देखिए जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया 2√3। अगर परिमेय संख्या शून्यतर नहीं है, यानी कि शून्य है, शून्यतर का मतलब शून्य को छोड़कर, लेकिन मैं यहाँ पर उदाहरण उल्टा ले रहा हूँ, शून्यतर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या कर देगा, इसे शून्य कर देगा और आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, ये परिमेय संख्या बनेगी। जबकि वो बोल रहा है कि शून्यतर परिमेय संख्या से गुणा करना है, शून्य के अलावा आप किसी भी परिमेय संख्या से गुणा कर लीजिए, 2/7 ले लीजिए, क्या होगा, हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई, गुणधर्म हो गए, उनकी विशेषताएं हम लोगों ने लिख ली नोट डाल करके, और उससे संबंधित प्रश्न भी सोल्व कर लिए हैं। अब परिमेय संख्याओं के अंदर हमारा अगला टॉपिक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के अंदर अगला टॉपिक है हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयीकरण किस तरह से करना है? देखो, हरों का परिमेयीकरण से तात्पर्य है कोई भी भिन्न है जिसका हर अपरिमेय है। संख्या तो वो ऑलरेडी अपरिमेय है ही सही, चाहे हर अपरिमेय हो या अंश अपरिमेय हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय ही कहलाएगी। अगर आप उसके हर का परिमेयीकरण कर भी देते हैं तब भी वो संख्या परिमेय में परिवर्तित नहीं होगी। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर √3/2, इसमें जो अंश है भिन्न का ये अपरिमेय है, लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2/√3 तो इसका हर अपरिमेय है। संख्या दोनों अपरिमेय है, लेकिन इसका अंश अपरिमेय है और इसका हर अपरिमेय है। हमें क्या करना है, इस हर को परिमेय बनाना है, यानी कि हर को परिमेय बना करके अंश को अपरिमेय करना है, वैल्यू दोनों की बराबर होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2-3 उदाहरण लेते हैं, उसको साथ के साथ क्लियर भी कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट आपके सामने है 1/√7, दूसरा 2+√3, सॉरी 1/2+√3, हर अपरिमेय है इसका भी। तीसरा 2/7+7 -√2। इस तरह से आपके सामने अगर कुछ अपरिमेय संख्याएं लिखी हुई है जिनके हर अपरिमेय है, तो अगर आपको हरों का परिमेयीकरण करना है तो बहुत ही आसान और एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है, केवल हर में जो है यदि एक ही संख्या है तो उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। यदि दो संख्याएं प्लस या माइनस के साथ में है तो आपको क्या करना है, उनके मध्य का चिन्ह परिवर्तित करते हुए ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। मैं उदाहरण के माध्यम से बता देता हूँ। अगर आपको इसका परिमेयीकरण करना है, आप इसका क्या करेंगे, √7 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। ऊपर √7 को 1 से करोगे, √7 अपॉन √7 को √7 से करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 7, √7/7। इसका हर क्या हो गया, परिमेय हो गया, अर्थात हरों का परिमेयीकरण हो गया। ये इसका आंसर बनेगा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा समान होगी, समान है, सिर्फ परिवर्तन तो क्या है, हमने दोनों तरफ गुणा करके। देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा है कि इसमें बीच का चिन्ह परिवर्तित करते हुए गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, ऊपर 2 - √3 को 1 से मल्टीपल करोगे तो 2 - √3 अपॉन, यहाँ क्या बनेगा, देखो a + b a - b, यानी a² - b²। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो 4 - 3 ये हो जाएगा 2 - √3/1, और अपॉन 1 को अगर आप ना भी लिखो तो चलेगा। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड 2/7 - √2, यहाँ भी सेम है, चिन्ह परिवर्तित करते हुए ऊपर नीचे गुणा कर देना है। 2 + 7 + √2, 7 + √2। यदि हम इसे भी उसी तरीके से करें तो यहाँ क्या होगा, 7² 49 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ऊपर इसको 2 से गुणा करेंगे, 7 × 2 = 14 प्लस 2√2, दोनों को हमने 2 से गुणा कर दिया, 14 प्लस 2√2/47। अगर आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। इसका आंसर या तो ये बनेगा
ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, या फिर 7 प्लस रूट 2 बाई 47 ये बनेगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का परिमेयीकरण, किसी भी संख्या के हर का परिमेयीकरण कर सकते हैं। संख्या का परिमेयीकरण नहीं, हर का परिमेयीकरण। हर को हमने परिमेय बनाया है हर जगह। यहाँ पे देखिए बटे में क्या है, 1 है, तो ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। सभी का हमने क्या किया है, परिमेयीकरण किया है। यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी बाई चांस बन सकता है, लेकिन इस पोर्शन से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की विशेषता और गुणधर्मों से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न बनता है तो इसके जस्ट बाद जो टॉपिक आने वाला है उससे बनेगा, उसे देखिए आप। हरों का परिमेयीकरण हमने समझ लिया है शॉर्ट में। इसके बाद क्या करना है, हमें परिमेय निरूपण पर ध्यान देना है। परिमेय निरूपण से तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, उसे p बटे q के रूप में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? p बटे q के रूप में, p बटे q में निरूपित करना। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निरूपित करना। यहां मैं कुछ एग्जांपल सीखूंगा, उसकी शानदार सी ट्रिक बताऊंगा, और एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्चुअल भी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट से क्वेश्चन को समझने के बाद हम क्या करेंगे, उसे डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से आंसर निकालेंगे। एक क्वेश्चन लीजिए आप, परिमेय p बटे q में निरूपित कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.1111111, इस तरह से मैंने इसे डैश डैश में लिख दिया। अब आप देखिए, अगर ये डैश डैश में आगे तक जा रहा है, अगर ये सिर्फ 3 डिजिट तक जाता 111, हम इसे क्या लिखते हैं, 111 बटे 1000। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट तक था तो 3 अंक हमने 0 के लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर अनलिमिटेड 1 है, तो ये भी पता लगा सकते हैं हम कि ये कहां तक जाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसको 0.1 बार लिख सकते हैं। पहले आप लोग पूरा कंसेप्ट समझिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी, कि 0.1 बार को हम 0.1111 इस तरह से लिखते हैं। तो ये पता नहीं कर सकते कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो बटे में क्या लिखें, 100 लिखें, 10 लिखें, 1000 लिखें या 10,000 लिखें। तो आप इसे ऐसे ही x के इक्वल मान लीजिए। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0.1111 और ये डैश डैश कर दिया। जितने अंकों की रिपीटेशन है, अगर एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे। यहाँ एक ही अंक की बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो इसे क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप लिख लें 10 से गुणा। 10 से गुणा करने पर ये x हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा, ये एक दशमलव जो है ये पीछे चला जाएगा, यानी कि 1.1111 इस तरह से। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो इन दोनों की तुलना करो आप, 10x में से x जाता है तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो ये होता है 9x। इधर पीछे का पूरा डेसिमल के बाद क्या कट जाएगा, 1 बचेगा, अर्थात x इज इक्वल टू 1/9। x इज इक्वल टू 1/9। अब आप लोग देख लीजिए, चाहे तो सोल्व करके, अगर 1/9 को हम डेसिमल में निकालें तो 0.1111 ही आंसर आपका होगा। चाहे तो निकाल, देखिए हमने 1 बार को 1/9 लिखा है, लेकिन इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद, पहले इसको एक संख्या का रिपीटेशन था इसलिए इसको 10x लिखा, फिर उसको माइनस किया। इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने की जगह हम क्या करेंगे, इसकी 2 सिंपल ट्रिक्स बनाएंगे। इनकी 2 सिंपल ट्रिक्स जो बनाएंगे, उसमें पहली ट्रिक है हमारी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, यदि संख्या के अंदर सिर्फ वही अंक लिखा हुआ है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो एक अंक हो, जैसे हमने यहाँ पे 1 बार लिखा था, या 2 अंक हो या 3 अंक हो, लेकिन बार बार उन्हीं की रिपीटेशन हो रही, केवल वही है, तब तो आपको बहुत सिंपल एक काम करना है, ऊपर संख्या को बिना डेसिमल के एज इट इज लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बार, यानी कि 0.1 लिखा हुआ है एक तरह से, तो एक ही रिपीटेशन हो रही है तो एक को आपको एज इट इज लिख देना है, और जितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है उन्हें क्या करना है, उतने 9 नीचे लिख देने हैं। ये हो गया 1/9। आप एक बार फिर देखिए, ऊपर क्या लिखना है आपको, संख्या को एज इट इज लिखना है, और नीचे संख्या में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, रिपीट है उतने कितने, उतने 9 लिखने हैं। एक और उदाहरण में इसका लिख देता हूं आपके सामने। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 0.42 बार,
दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो आप इसको सीधा क्या लिखेंगे 42/99। लेकिन अगर ये कट रहा है तो इसे काट लीजिए आप। किससे कट रहा है? 3 से अगर ये कट सकता है 3 से कटेगा ये 14/33 बार। आपका आंसर 14/33 हो गया। देखिए वही काम किया हमने, पूरी संख्या दी उसे लिखा, बटे में जितने 9 थे उतने लिख दिए। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं 1 2 3, इस पे लगाया बार। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सीधा इसका परिमेय रूप में निरूपित करना है तो आपको क्या लिखना है 123/999, क्योंकि 3 अंकों की आवर्ती हो रही है इसलिए 3 बार हमने इसे आगे बढ़ा दिया। यहां भी सेम कंडीशन, अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं। 3 से ये कट जाएगा 333 बार, 3 से ये कट जाएगा 41 बार। नहीं कटता है वैसे रहने दो। पहली ट्रिक हमारी कंप्लीट हो गई। हमें क्या करना है, अगर जिन अंकों की आवर्ती हो रही है संख्या में केवल वही अंक दिए हुए हैं, तब तो संख्या के बटे में जितने अंक संख्या के अंदर है उतने ही 9 लिख देने हैं। ये हो गई ट्रिक फर्स्ट। इसके बाद अगर हम दूसरी ट्रिक के लिए जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे टाइप के एग्जांपल्स भी लेने पड़ेंगे। देखें कैसे लेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, उनको आपको सॉल्यूशन भी करा के दिखा देता हूँ और उसके ट्रिक साथ के साथ हम बना लेते हैं। उदाहरण हम ले रहे हैं 1.3 का बार। देखो इससे पहले वाले में सिर्फ वो संख्याएं थी दशमलव के बाद जिनमें बार लगा हुआ था, लेकिन यहाँ बार के अलावा भी कुछ अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, एक हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे और वो सेकंड नंबर की ट्रिक होगी। सेकंड नंबर की ट्रिक होगी, देखना सबसे पहले क्या करना है, पूरी संख्या बिना दशमलव की लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, संख्या लिखनी है किसमें, बिना दशमलव हो गया। पूरी की पूरी संख्या लिख लेंगे बिना दशमलव के। मैं स्टेप बाय स्टेप वहां से यहां लेता हूं। पूरी संख्या को बिना दशमलव के लिखने से मेरा मतलब है इसको 13 लिख लिया। देखो 1.3 बार है, इसको हमने क्या लिख लिया 13 लिख लिया। इसके बाद नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम ऐसा कैसा लिख लेंगे, जैसे माइनस लगाया और माइनस के बाद नॉन रिपीटिंग क्या है, ओनली 1। तो यहां पर हमने क्या लिखा, नॉन रिपीटिंग को भी वैसे ही लिखेंगे सेम टू सेम दशमलव की तरह, नॉन रिपीटिंग। अपॉन में क्या करेंगे, जितने दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिखेंगे, जितने रिपीट हैं उतने 9। देखो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है -3। सबसे पहले हमने क्या किया, बिना दशमलव की पूरी संख्या बना ली 13, माइनस जितने नॉन रिपीटिंग है उन सबकी एक संख्या बना ली, एक ही नॉन रिपीटिंग है एक बना लिया, बटे जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख लिए। और दशमलव के बाद यदि कोई ऐसा अंक है जो रिपीट नहीं होता है तो उतने 0 लगा लो। यहाँ पर दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जिसमें 0 लगे, 9 हो गया। और नॉन रिपीट जितने हैं उतने 0। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोगों को इसको ऐसे कैसे रटना नहीं है, याद नहीं करना है। 2 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आराम से बनेगी। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं 1.47 बार। अब यहां देखना, ये क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है इस क्वेश्चन को, और इससे पहले 1 2 3 वाला एक क्वेश्चन था वो भी एनसीईआरटी से एज इट इज उठाया हुआ है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से फोकस करना है। देखिए हमने ट्रिक लिखी है, सबसे पहले क्या करना है, पूरी संख्या एक साथ ऐसी कैसी बना लेनी है 147, फिर लगाना है माइनस और नॉन रिपीटिंग की एक संख्या बना लेनी है। 7 रिपीटिंग है, बार लगा हुआ है, 7 को छोड़ दो, जो नॉन रिपीटिंग है उसकी एक संख्या बना लेनी है, बटे में जितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं उतने 9 और जितने रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0। ये 0 कितना होगा, 147 में से अगर आप 14 माइनस करते हो 133/90, ये आपका आंसर हो गया। हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं परिमेय संख्याओं के अंदर। पहला हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषाएं, उनके गुणधर्म पढ़े हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बीच में हमने हरों का परिमेय पढ़ा, परिमेयकरण पढ़ा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको इसके 2-3 क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के और 2-3 क्वेश्चन सेकंड टाइप के करा दिए हैं। यहाँ आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर डाउट है तो आप लोग ग्रुप के अंदर कमेंट कीजिए। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सूचनाएं प्राप्त होती है, उसका लिंक भी इसके अंदर डाला हुआ है। और इसके अलावा अभी तक जो वीडियोस आई हैं उनके लिंक भी आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोगों ने देखिए, अच्छे से समझिए, बढ़ते हुए एक एक स्टेप वाइज आइए, इन सबको सोल्व कीजिए, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। और जो क्वेश्चंस है उसके संदर्भ में मैं एक चर्चा करना चाह रहा हूँ कि कल सैटरडे होगा और हमारा जैसा वादा था कि सैटरडे और संडे हम लोग ऑब्जेक्टिव की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन अभी भी हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है नंबर सिस्टम वाला। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बार सैटरडे और संडे को ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेने की जगह हम संडे को ऑब्जेक्टिव क्लास ले लेते हैं। सैटरडे को कल एक टॉपिक बचा हुआ है नंबर सिस्टम का, उसे पूरा कर लेते हैं। जैसे एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्लास ले लेंगे जो संडे को ले लेंगे। उसके बाद हमारा वही रूटीन जो हम लोगों ने पहले से फिक्स किया हुआ है कि सैटरडे और संडे को ऑब्जेक्टिव आनी है। क्यों? क्योंकि तब तक और भी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उनकी हम दो क्लासेस जो है वो ऑब्जेक्टिव में लेते हुए चलेंगे। नंबर सिस्टम की एक ऑब्जेक्टिव क्लास हम संडे को ले लेंगे। कल इसका एक बचा हुआ टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना और शेषफल प्रमेय से संबंधित, उसे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।